नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के डेली डिस्कशन में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 12, 13 और 14 तारीख के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। तो क्या है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी? नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो आपको एक संस्था है जिसके द्वारा भारत में जो वैक्सीन का निर्माण किया जाता है उसके सभी फंक्शंस को देखा जाता है। जो भी मान्यता देनी होती है उन सभी को देखा जाता है। स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसके बारे में खबर ये है कि डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल यानी कि डब्ल्यूएचओ जो है उसके द्वारा एक टूल बेंचमार्क निर्धारित किया गया है कि किस स्टैंडर्ड का वैक्सीन निर्माण करना है और किस स्टैंडर्ड को डब्ल्यूएचओ के मानकों पे आधारित माना जाएगा। तो भारत की जो संस्था है नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसको डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल में फिट पाया गया है और डब्ल्यूएचओ ने ये मान्यता दे दी है कि भारत का नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है यानी कि एनआरए और उसके साथ जो भी संबंधित इंस्टीट्यूशन है उन सबको फंक्शनल डिक्लेयर किया गया है। ऑल की रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब जो सभी भी मानक जो ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल के मानक हैं उन सभी पे फंक्शनल पाया गया है और भारत सरकार के एनआरए को मान्यता दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगर ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल की बात की जाए तो 2017 में इसके पहले जो है भारत के एनआरए को एसेस किया गया था, जो कि ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल वर्जन 5 के तहत किया गया था। एक्सेस भारत के एसेस किया गया था यानी कि मूल्यांकन किया गया था। फिर उसके बाद से अभी जो मूल्यांकन किया गया है वो आपको ग्लोबल बेंचमार्क वर्जन 6 के तहत किया गया है और भारत को फिट पाया गया है। इंडिया जो है भारत ने मैच्योरिटी लेवल 3 को बरकरार रखा है जो कि हाईएस्ट मार्क है सेवरल फंक्शन के लिए। मैच्योरिटी लेवल 3 का मतलब ये होता है कि जो स्टेबल हो, वेल फंक्शनिंग हो, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी सिस्टम हो, यानी कि भारत का जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो वेल फंक्शनिंग है, स्टेबल है, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी सिस्टम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के को मान्यता दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगली खबर है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल सर्विंग गाइडेंस रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल सर्विंग गाइडेंस रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के बारे में बताया गया है कि 1/3 ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन इमर्ज बिफोर द एज ऑफ 14। मतलब जितने भी मेंटल हेल्थ के केसेज आते हैं उसमें 1/4 1/3 जो है वो आपको सिर्फ एज 14 वर्ष के 14 और हाफ यानी 14.5 वर्ष से कम उम्र के लोगों के बच्चों में पाए जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 18, यानी कि 14.5 से लेके और 18 तक, 14 से 18 के बीच में 1/3 केसेज जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद कहा गया है कि 15% जो एडोलसेंट हैं जिनका एज 10 से 19 साल है वो आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो मोस्ट कॉमन फैक्टर पाए जाते हैं। इनमें सुसाइड जो है वो चौथा लक्षण है जो कि डेथ का सबसे ज़्यादा कारण का बनता है सुसाइड। और ये एज ग्रुप जो है वो 1500-1900 के बीच में 15 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा सुसाइडिकल डेथ जो है उसके लक्षण पाए जाते हैं। 15% दिया गया है यानी कि 15% जो युवा हैं, जो एडोलसेंट हैं, जो अभी युवा अवस्था में पहुंच रहे हैं,
उनमें ये लक्षण पाया गया है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं और सुसाइड पर तक चीज़ों को अपना रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है उसमें कहा गया है लिमिटेड एक्सेस, हाई कॉस्ट, स्टिग्मा प्रिवेंट मेनी यूथ विद मेंटल हेल्थ कंसर्न फ्रॉम रिसीविंग नेसेसरी केयर। सबसे पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल रूप से डिसऑर्डर हो रहा है तो सोसाइटी में स्टिग्मा फैला हुआ है कि हमारा सोसाइटी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे लो फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम बहाना मार रहा है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो बच्चा और डिप्रेस हो जाता है, वो बताता ही नहीं है कि हाँ मुझे कोई जो है मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे बड़ी स्टिग्मा प्रिवेंट है जो यूथ होते हैं, यूथ जनरेशन में जो सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद पब्लिक फंडिंग और ह्यूमन रिसोर्स फॉर सर्विसेज इज लो वर्ल्ड वाइड। तो कहीं डॉक्टर की कमी है, जैसे हमारे बिहार और यूपी में तो ये माना ही नहीं जाता है कि कोई व्यक्ति पागल हो सकता है, और पागल क्यों होता है। तो वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, काउंसलर की कमी है कि वो लोगों को समझाए कि हाँ ये भी कोई एक बीमारी है जो लोगों में आजकल ज़्यादा फैल रही है, जिससे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और लोग गलत कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसमें ट्रेंड लोगों की संख्या कम है, तो ये एक कारण बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल केयर in favor of community-based service that allow children to grow in their family or communities, ensure continuity in their education, social relationship and overall development। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चों को जो इंस्टीट्यूशनल केयर है वो नहीं मिल पाता है, बच्चों को इंस्टीट्यूशनल केयर देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल केयर का मतलब होता है कि फैमिली में माँ, फादर, मदर, उसके बाद दादा दादी, चाचा चाची, तो उसके अलावा उन सब का प्यार मिलना चाहिए, सोसाइटी से इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो समाज में समाज की चीज़ों को देखें और उनको ऑब्जर्व करें। आजकल का जो मैक्सिमम बच्चा जो होता है, जो हाइब्रिड सिंगल फैमिली होता है, उनमें जो भी बच्चे होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले हैं तो बच्चों की देखभाल को करने के लिए दाई रखी जाती है। तो उनके द्वारा जो है वो उस लेवल का परवरिश नहीं दिया जाता है, अकेले बच्चा जो है सब कुछ करता है, तो बच्चा में एक अलग तरह का स्टिग्मा डेवलप हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल केयर को बढ़ावा दिया जाए। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो कि WHO और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को पास किया था 2017 में, और सुसाइटल बिहेवियर को भारत सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी कि ये जो है क्राइम से बाहर कर दिया था, इसको गैर अपराधी कर दिया था। यानी कि अगर कोई सुसाइड, पहले जो सुसाइड कोई करता था तो उसको अपराध माना जाता था, लेकिन 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया और उसके बाद सरकार ने कहा नहीं, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो उसको हम अपराध नहीं मानेंगे, उसका इलाज किया जाएगा। तो उसको हम सबसे पहले अपराध की श्रेणी से बाहर निकलें, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया। उसके बाद एक संस्था है सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन SCARF, जो कि चेन्नई में काम करती है। वो आपको फ्री केयर प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अर्ली साइकोसिस सर्विसेज के लिए। अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ डिप्रेशन का शिकार है तो इस संस्था में जाके स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज जो है वो करा सकता है, काउंसलिंग करा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कौन जारी करता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत का जो रैंक है वो सीरियस कैटेगरी में है और भारत जो है 127 देशों में 105 देशों में 105वें नंबर पे है। 127 देशों में 105वें नंबर पे है, यानी कि सीरियस कैटेगरी में है। और इसका जो मुख्य कारण बताया गया है, भारत जो है 41 अदर नेशंस के साथ सबसे नीचे पे है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी भारत नीचे है। जो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो 2000 से गिर रहा है और इसमें मुख्य जो कारण है चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दे रहे हैं। मैटरनल मलन्यूट्रिशन पर पेटस चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इंडिया क्रिएटिंग एन इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो भारत में मल न्यूट्रिशन और चाइल्ड वेस्टिंग सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, और इसका स्कोर में सबसे ज़्यादा जो भागीदार होता है वो चाइल्ड स्टंटिंग होता है और चाइल्ड वेस्टिंग होता है, और भारत का स्कोर जो है इन्हीं दोनों में कम है। ठीक है, 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग को, 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग को, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3 और अंडर नरिशमेंट को 1/3 वेटेज दिया जाता है। जो इस रिपोर्ट को जारी करने का जो पैमाना है वो 4 पैमानों पे मापा जाता है। पहला हो गया अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग तीसरा हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी चौथा हो गया, और इन सबको मिला के ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो भारत का जो स्कोर है वो आपको सीरियस कैटेगरी में है, यानी कि 20 से 34.9 है। जो की इशू है, जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है, जो कि भारत कहता है कि नहीं ये रिपोर्ट मानने लायक नहीं है, तो बात सही है। इसका कारण ये है कि जो इस रिपोर्ट में जो तरीका अपनाया जाता है, मेथोलॉजी जो यूज किया जाता है वो प्रमाणित नहीं है, क्योंकि 3 आउट ऑफ द 4 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर इन्होंने प्रयोग किया है, और उसमें से 3 इंडिकेटर जो है वो आपको हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, वो आपको पूरे इंटायर पॉपुलेशन का वैल्यूएशन नहीं कर सकता है। आप बच्चों के हेल्थ के बारे में माप रहे हैं, उसके बाद जो पॉपुलेशन है जिसमें एडोलसेंट हैं, फिर उसके बाद से यंग पॉपुलेशन है, वुमेन है, तो उनका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। फॉल्टी इंडिकेटर, स्टडी चैलेंज, स्टंटिंग जो है वो आपको अंडर न्यूट्रिशन दिखाया जाता है, और वेल नरिश्ड पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाता है। आउटडेटेड डाटा सेट लिया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा लिया जाता है, जो कि आपको बहुत पुराना 2-4 साल पहले का डाटा होता है, तो वो आपको सही से इंडिकेटर नहीं बताता है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर के बारे में। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा भारत के पहले पॉलीमर फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है पुणे के जेजूरी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे के जेजूरी में भारत के पहले डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर पॉलीमर का उद्घाटन किया गया है। ये एक एफर्ट है जो कि इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक का। तो क्या है बायोपॉलीमर? बायोपॉलीमर बेसिकली मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चर होता है बायोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे फैट्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, शुगर्स हो गया इत्यादि। इसके एडवांटेज क्या है? तो ये आपको सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल है, कंपोजिशन जो है इसका इजीली बैक्टीरिया और सॉइल मिट्टी के जो सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा डीकम्पोजिशन हो जाता है। इसका कार्बन न्यूट्रली इसमें होता है, यानी कि CO2 इसके द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है,
बायोपॉलीमर डिग्रेड कैन बी रीअब्जॉर्ब बाय क्रॉप्स ग्रो इन रिप्लेस देम। तो जो पौधे होते हैं उनके द्वारा ही इनके जो अवशिष्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो इसमें CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम के बारे में। तो स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम को हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। इसके फेज 3 को अप्रूवल दिया गया है। इसके फेज 3 को अप्रूवल दिया गया था। इसका फेज 1 जो है आपको 2001 में आया था, फेज 1 2001 में आया था, फेज 2 जो है 2013 में आया था, 2013 में आया था फेज 1 2001 में, 2013 में, और फेज 3 जो है वो आपको 2024 में स्वीकृति दी गई है। तो क्या है स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम? इस फेज 3 में क्या किया जाएगा कि जो भी सर्विलांस सिस्टम को यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा वो AI बेस्ड पावर्ड स्पाई सैटेलाइट होगा, जो कि अगले 5 वर्षों में इसको सरकार के द्वारा रिलीज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसके द्वारा तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके जितने भी आगामी ऑपरेशंस होंगे उन ऑपरेशंस में इनकी भूमिका होगी, इनकी मदद ली जाएगी ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जो है वो आपको मॉनिटरिंग मैन मेड ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करने में काफ़ी कारगर है, और ये आपको कंटिन्यूसली वेदर, टाइम ऑफ डे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इत्यादि को बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं म्यूरिन टाइफस के बारे में। तो रिसेंटली केरला में एक व्यक्ति के अंदर ये बैक्टीरिया डिजीज जो है वो आपको पाया गया है, जो कि म्यूरिन टाइफस से ग्रसित था। तो म्यूरिन टाइफस को इंडेमिक टाइफस भी कहा जाता है, फ्ली बॉर्न टाइफस भी कहा जाता है, फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर के द्वारा ये स्पॉटेड फीवर भी कहा जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। प्राइमरली जो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ रैट और रैट्स फ्ली मौजूद होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। यानी कि समझ लीजिए ये आपका हो गया 23 डिग्री ट्रॉपिकल सेंटर और सब ट्रॉपिकल सेंटर, तो बीच में ही ये पाए जाते हैं। इसके ये किससे फैलते हैं? तो बॉर्न बैक्टीरिया रिक्टेस्टा टाइफी के द्वारा फैलते हैं। ट्रांसमिशन जो है इसमें ये इन्फेक्टेड फ्ली फेस जब कांटेक्ट होता है किसी कटे फटे स्किन से तो वो ह्यूमन में फैलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्टेड होने से भी फैलता है। म्यूरिन टाइफस जो है वो आपको पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है और पर्सन टू फ्ली भी नहीं फैलता है। इसके सिम्टम में आपको फीवर हो जाएगा, चिल, हेडक और रस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर चेस्टनट के बारे में, जिसको सिंगड़ा हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यूपी बिहार में सिंगड़ा बोला जाता है, और इसको जम्मू कश्मीर में गोवर बोला जाता है। तो इसका खबर ये है कि वाटर चेस्टनट जो है जिसको कश्मीर में गोवर बोला जाता है वो काफ़ी इनकम का सोर्स है। जो फैमिली वुलर झील के नज़दीक रहते हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वहाँ जो फैमिली रहता है उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है और उनके लाइवलीहुड पे समस्या उत्पन्न हो गई है। ये वाटर चेस्टनट जो है वो इक्विटेबल वेजिटेबल है। ये आपको वुलर लेक कश्मीर में, जो कि हमारे यहाँ अदर पार्ट्स में सिंगड़ा के नाम से जाना जाता है। हार्वेस्ट सीजन जो है इसमें ये टाइपिकली सितंबर में इसको रोपा जाता है। लेबर इंटेंसिव कलेक्शन है, इसमें काफ़ी मजदूरी लगते हैं जो कि बोट से
काफ़ी उसकी देखभाल करते हैं। ये फूड में और फ्यूल में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले खबर की, जो कि है एक्स बैंड रडार के बारे में। तो हाल ही में अर्थ और साइंस मंत्रालय के द्वारा अप्रूव किया गया है इंस्टॉलेशन ऑफ एक्स बैंड रडार सिस्टम को, जो कि वायनाड में किया जाएगा। और ये आपको मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शन ऑफ वेदर कंडीशन को और इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाएगा, स्पेशली फॉर अर्ली वार्निंग रिलेटेड टू लैंडस्लाइड और फ्लड। जो कि हाल ही में वायनाड में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें काफ़ी बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा था और उनका बहुत सारे लोग अपना जान गंवा दिए हैं। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए एक्सबैंड रडार सिस्टम को लगाने की मंजूरी दी गई है। इसका जो उद्देश्य है, मॉनिटर स्मॉल पार्टिकल जैसे रेन ड्रॉपलेट और सॉइल मूवमेंट को मॉनिटर करेगा। फ्रीक्वेंसी इसका होगा 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रॉपलेट रडार और रेलिस स्कैटरिंग सिस्टम को यूज किया जाएगा। प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेज को इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर शॉर्टर रेंज, इन सभी चीज़ों को इसमें यूज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं, वो आपको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 147 असेंबली में भाग लेने के लिए जिनेवा गए हैं। इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना जो है 1889 में, यानी कि 1879 में पेरिस में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करना और वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देना। इसका मिशन का उद्देश्य है फैसिलिटेट पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, एम्पावर पार्लियामेंट टू प्रॉपर पीस, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पार्लियामेंट को बढ़ावा देना, जिससे पार्लियामेंट और प्रमोट हो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। मेंबर स्टेट्स 179 मेंबर स्टेट्स हैं पार्लियामेंट के, और 13 एसोसिएट मेंबर्स इसमें शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो 1921 में जेनेवा में इसको लाया गया। फंडिंग कहाँ से आती है? तो प्राइमरली जो मेंबर्स होते हैं वही इसको फंड देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा स्टैम्प जारी किया गया है 125वां एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 150वें एनिवर्सरी डेट पे आपको एक स्टैम्प जारी किया गया है। उसके बाद 2024 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स जो है वो आपको दिया गया है डैरोन एकमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। किसके लिए दिया गया? तो हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए इनको दिया गया है। जो विच टीम मेड द सेकेंड हाईएस्ट टीम स्कोर? तो भारत ने कल 297 का स्कोर क्रिएट किया था T20 में, और ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। विच टीम? तो भारत। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ मार्केट प्लेस EGEM का? तो एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है CEO। हरमनप्रीत कौर जो है वो नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली विच वेट कैटेगरी? IWLF वेट लिफ्टिंग में। तो ये इन्होंने 76 किलो के वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है। और जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करने के लिए किस कंट्री होस्ट करे? कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड 14वीं महारत्न स्टेटस प्राप्त करने वाली PSU बन गई है। हु वाज अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? डैरोन एकमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इसके बाद पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो टाडोपा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में
तड़ोपा अंधारी टाइगर रिजर्व पहली बार रोपवे सफारी की शुरुआत कर रहा है। यह जो है चंद्रपुर जिले में स्थित राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है तड़ोपा अंधारी। तड़ोपा का मतलब होता है वन जनजातियों द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवता का नाम है, जबकि अंधारी का मतलब होता है अंधारी नदी। यह रिजर्व 625.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें तड़ोपा राष्ट्रीय उद्यान 111.5 वर्ग किलोमीटर और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 508.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह डेक्कन प्रायद्वीप के मध्य पठार प्रांत में स्थित नागजीरा, नवेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको तंदोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसमें सफारी शुरू की जा रही है, रोपवे सफारी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नि अस्त्र बहु लक्ष्य विस्फोट उपकरण का लॉन्च किया है? तो ये आपको गंगटोक हो जाएगा, याद रखिएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र का अनावरण किया गया है। यह हस्तक्षेप और बंकर विनाश को बेहतर बनाता है, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता मिलती है। WEDC के रूप में जाना जाने वाला यह उपकरण पुराने एक्सप्लोरर डायनामो कैपेसिटर की तुलना में सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिसकी सीमा 400 मीटर से अधिक थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड, कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। ये आपको विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस 2024 का थीम था, कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। इसके बाद विश्व प्रवासी दिवस जो है पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक अभियान है। यह उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और महत्व पर जोर देता है। 2024 में 11 और 12 मई को यह मनाया गया था। दोनों गोलार्धों में मौसमी प्रवास को चिन्हित करता है। 2024 का विषय था कीटों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने वैक्सीन विनियमन में सुरक्षा, प्रभावकारीकरण, गुणवत्ता के लिए WHO मानकों को पूरा किया है। CDSCO भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरणों के लिए नियामक प्राधिकरण है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसके प्रमुख होते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CDSCO की जिम्मेदारी में नई दवा को मंजूरी देना, उसके लिए परीक्षण निर्धारित करना, दवा का मानक निर्धारण करना, आयात गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करना इत्यादि शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन 2024 में नई दिल्ली में किया गया है। ICFA और IIT रोपड़ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को बेहतर निर्णय देने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक समय की जानकारी के साथ सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेती में नवाचार, स्थिरता को बढ़ावा देने, जलवायु लचीली प्रणालियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और सहयोग का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।